इसी से फिर हम आगे लेके चल रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को। इससे हमें काफ़ी जो सर्किट्स हैं या गाड़ी के अंदर में मुख्तलिफ सर्किट काम कर रहे होते हैं, वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बेसिस पे होते हैं। तो उनको जब हम डिस्कस करेंगे, उससे हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे और हमें बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज करने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या है और इसका ओम्स लॉ से क्या ताल्लुक है। ये जब मैं बात करूँगा कि इसका ताल्लुक ओम्स लॉ से क्या है, तो उसमें परेशान मत होइएगा, उसमें थ्योरी होगी, तो उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भी होता तो उसको आप बिल्कुल खामोशी से सुन लें, देख लें और उससे कोई प्रॉब्लम आपको उससे कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बट ये है कि ये एक एकेडमिक डिस्कशन होगी, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और टेम्परेचर सेंसर में क्या ताल्लुक है। गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, ईसीटी है, आईएटी है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर है और इसी तरह एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर सेंसर्स हैं। तो इन सब जी, मेरे ख्याल में कोई माइक ऑफ कर दें तो शायद उसकी वजह से मेरी आवाज़ गूंज रही है। तो इन सब का ताल्लुक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ, इनको जो गाड़ी के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर ही लगाया जाता है। तो जब हमें इसका पता होगा तो हमें ये पता होगा कि हमने टेम्परेचर सेंसर वाले सर्किट को कैसे डायग्नोज करना है। फिर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का जो बहुत सारे पोजीशन सेंसर हैं, जिसमें प्राइमरीली एक एक्सेलेरेटर पाइडल पोजीशन सेंसर है जिसको एपीपी सेंसर कहते हैं। इसी तरह थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, इसी तरह ईजीआर के अंदर पोजीशन सेंसर लगे होते हैं, इसी तरह कुछ और जगहों पे कुछ पोजीशन सेंसर लगे होते हैं जो जिनका ताल्लुक वोल्टेज जो कि बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की ही बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। Thank you very much for welcoming me. All right. Thank you very much. Please carry on. So nice of you, sir. Thank you. Thank you. I'm grateful, sir, that you are joining. Thank you very much. No, actually, it's my pleasure. Actually, it's my pleasure. It's quite heartening for me as well, sir. No, anyhow, I will contribute later anyhow. Okay? I mean, you are doing a good job for our Pakistan community, especially for the automotive experts or technicians, whatever you call it, So this is a very good job what you are doing, Allah made that. आमीन सर, आमीन सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है क्या। अगर हम सादा तरीन उसमें बात करें, लास्ट टाइम मैंने इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं, लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे थोड़ा सा जो स्लाइड है वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज लेने, तो वहाँ पे मैंने R1 को रखा हुआ था इस जगह के ऊपर। ये लेफ्ट साइड पे अगर आप फार्मूले के देखें, वो गलत है। वो बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप इसी R1 के ऊपर वो वोल्टेज ड्रॉप इसका कैलकुलेट करता है, इस पॉइंट का वोल्टेज वो फार्मूला नहीं बताता। तो मैंने स्लाइड्स को अमेंड किया है लास्ट टाइम, शायद आपको याद हो। तो मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मुझे एक दफ़ा दोबारा इसको रिविजिट करना होगा, तो मैंने उसी को थोड़ा करेक्ट किया है। तो सादा तरीन जो फॉर्म है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की, वो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। उसमें ये दिखाया गया कि ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। इसको समझ लें कि ये लोड, पहला लोड है सर्किट के अंदर, ये दूसरा लोड है। तो और लोड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लोड के अंदर रेजिस्टेंस होती है, इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये 4 ओम का एक लोड है और दूसरा 2 ओम का लोड है। तो इसके बीच में अगर जब हम वोल्टेज मापते हैं इसके, तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज वो होगा जो एक यहाँ पे 12 वोल्ट है, कुछ वोल्टेज ये खा लेगा, जो बकिया बचेगा, मिसाल के तौर पे ये खाता है 8 ओम खा लेता है या 8 वोल्टेज खा लेता है 12 में से, तो जो 4 वोल्ट बकिया बचेंगे जो कि इस रेजिस्टेंस के लिए होंगे, वो हमें इस पूरी वायर के अंदर यहाँ पे वो 4 वोल्ट ही मिलेंगे। तो अब ये 4 वोल्ट आपको जब मिल रहे हैं, तो ये एक सर्किट, और इसको मैं मेजर करता हूं, और आगे इस रेजिस्टेंस को जब मैं चेंज करूंगा, इसके तब्दील होने से क्या होगा, अगर ये मिसाल के तौर पे 4 ओम से 5 ओम हो जाती है, तो इधर वोल्टेज कम ड्रॉप होंगे और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज बचेगा वो ज्यादा होगा। तो मकसद ये है कि इस रेजिस्टेंस की तब्दीली से आप क्या कर रहे होंगे, वोल्टेज सर्किट में क्या हो रहा होता है, ये वोल्टेज चेंज हो रही होती है, जिससे हम ये कहते हैं कि इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस अगर किसी वजह से चेंज होती है, तो हमें उसकी चेंज की तनासब से, निस्बत से हमें वोल्टेज का चेंज मिलता है। इसको मजीद जब हम एग्जाम्पल में बात करेंगे तो ये काफी क्लियर होगा। तो अपनी सादा तरीन फॉर्म में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट 2 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सप्लाई पे मुश्तमिल होता है, और जनरली गाड़ियों के अंदर यही स्कीम ही इस्तेमाल में आ रही होती है। इसमें उसमें होता यही कि 2 रेजिस्टेंस होती हैं और एक वोल्टेज सोर्स होता है,
उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए एक रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और आपको और कंप्यूटर दूसरी साइड पे वोल्टेज को बीच में से एक पॉइंट लेके वहां पे वोल्टेज माप रहा होता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस में कोई फर्क आया है या चेंज आई है, वो इस वोल्टेज के चेंज से उसको पता चल जाता है। और ये वोल्टेज हमेशा वोल्टेज सप्लाई से कम होगी। और ये वोल्टेज क्यों कम होगी? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस इस सोर्स वोल्टेज को खाएगी। हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा है कि जो सोर्स वोल्टेज है उसने वो बराबर होगी उन तमाम रेजिस्टेंस के गिर्द जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके। यानी कि जो सोर्स वोल्टेज है वो सर्किट के अंदर सारी की सारी रेजिस्टेंस उस सारी की सारी वोल्टेज को खा जाएगी। अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो ये 12 के 12 वोल्ट, जब मैं मल्टीमीटर की एक पॉइंट को इधर लगाऊंगा एक को इधर लगाऊंगा तो ये 12 वोल्ट इसी वोल्टेज इसी रेजिस्टेंस के गिर्द मुझे मिलेंगे। लेकिन जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएंगी तो फिर मुझे 12 वोल्ट यहां पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर रेजिस्टेंस को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना है। ठीक है जी। अब इस सर्किट के फवायद क्या हैं? बहुत से सेंसर सर्किट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टेम्परेचर और पोजीशन सेंसर बहुत सारे ऐसे हैं और इसी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं। फिर इसी डिवाइडर सर्किट के प्रिंसिपल पे ईसीयू बहुत से सर्किट वायरिंग फॉल्ट्स को मालूम करता है। उसको पता चलता है कि सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस घटती या बढ़ती है या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, तो इसी इसी से वो बेसिकली उसने टैपिंग ली होती है वायर के अंदर यहाँ से, और आगे उसको पता होता है कि रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की इतनी है। अगर उसमें किसी किस्म की चेंज आती है तो उसको पता चलता है कि यार इस वक्त तो वोल्टेज ये होने चाहिए, तो ये वोल्टेज चेंज हो गए, तो उससे वो बेसिकली फॉल्ट कोड जनरेट कर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल की गई है सर्किट की फिजिकल मॉनिटरिंग के लिए। जब हम सर्किट की फिजिकल मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं तो बेसिकली कि उसकी वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस सर्किट के अंदर उसकी रेजिस्टेंस उसका जो लोड है उसमें कोई शॉर्टनिंग आ गई है, तो उस ये है बेसिकली फिजिकल। तो ये चीज जैसे हम कोड हमने सुना हुआ है कि जी ये जो है ना फलां सिग्नल वायर जो है ना वो हाई होगी या लो होगी है, तो उसको कैसे पता चलता है? उसको कोई पकड़ के बताता तो नहीं है। वो बेसिकली इसी वोल्टेज के चेंज से तब्दील होने से पता करता है कि जी ये तो तब्दील हो गया, तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे होनी ये चाहिए थी, वोल्टेज मेरे पास ये आनी चाहिए, ये हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आगे कोई ओपन आ गया है। ठीक है जी। अब जस्ट यहाँ पे इसी ओपन से ही मुझे ज़हन में आ रहा है, अगर यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे ओपन हो जाएगा और यूं समझें कि ये टाइपिंग कंप्यूटर ने अपने पास अंदर ली हुई है, कंप्यूटर माप रहा है इस वोल्टेज को, इस जगह की वोल्टेज को, जब ये ओपन होगी तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी? हाँ जी। जब यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे ओपन है, इस जगह पे ओपन है, या ये लोड ऊपर बीच में से जल जाता है, ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी? जस्ट एक सवाल आ गया है अब्रप्टली। एनी आइडिया जी? सर यहाँ पे 12 वोल्ट ही आएगा। जी बिल्कुल बेहतरीन कह रहे हैं आप अली भाई। क्यों क्यों 12 वोल्ट आएगा? वो इस वजह से 12 वोल्ट आएगा कि जब सर्किट किसी भी जगह से ओपन होगा, भले यहां से ओपन हो, यहां से हो, इस जगह से हो, तो होता यह है कि उस सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर सकता। वो सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट है, वो पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, वो नेगेटिव के साथ ग्राउंड के साथ जुड़ा नहीं हुआ। जब वो ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो जो पॉजिटिव पावर की लाइन आ रही है, भले उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है, कुछ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आप वो एक कंडक्टर के तौर भी होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे ये वायर ही पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उसको 12 वोल्ट मिलेंगे। तो सर्किट जब चल रहा है तो उसको पता चल जाता है कि ये अब वो इसको क्या कोड क्या जनरेट करेगा कि ये जो है ना इसको अगर पावर लाइन कहे तो वो कहेगा कि जी फलां चीज का या इस लोड का नाम हम कहते हैं जी मैप सेंसर है, तो वो कहेगा मैप सेंसर का सर्किट हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि उसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर उसमें 5 वोल्ट आ रहे थे तो 5 वोल्ट तो उसको पूरे 5 वोल्ट मिलना शुरू कर देंगे, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे एक और लोड लगा हुआ है, उसकी वजह से उसमें 5 से कम आने चाहिए। तो ये फायदा होता है बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं कि इसी डिवाइडर सर्किट के प्रिंसिपल पे ईसीयूज बहुत से सर्किट वायरिंग फॉल्ट्स को मालूम करते हैं, और इसका प्रिंसिपल मालूम होने से ये हमारे सर्किट डायग्नोसिस को कई जगहों पे आसान कर देता है। ठीक है जी। फिर इसका ओम्स लॉ से ताल्लुक है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल हैं उन सब का ताल्लुक ओम लॉ से है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट असल में ओम्स लॉ से ही निकला है, और इसके साथ इसका किरचॉफ लॉ से भी, जो हमने केवीएल पढ़ा था कि जी टोटल जो वोल्टेज है वो सारे का सारा सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। ठीक है जी। तो और उसको भी हमने वहां पे डिस्कस किया था कि किरचॉफ लॉ भी बेसिकली ओम्स लॉ से निकला है। अब आप इसको अगर हम पॉइंट एक्स माने और इसके ऊपर हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये वोल्टेज एक्स होगी। तो वोल्टेज एक्स बराबर होती है वी एन। वी एन क्या है कि इस सर्किट को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? वो के 12 वोल्ट मिल रहे हैं, इनटू कि ये जो ड्रॉप जब यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं वो ये वोल्टेज वो होंगे जो इस वोल्टेज के इस लोड के गिर्द ड्रॉप होने हैं।
क्योंकि 12 में से मिसाल के तौर पे 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो बकिया जो बचेंगे वो इसको मिलने हैं और इस तार में भी वही होंगे। तो 12 माइनस 8, तो यहाँ पे 4 वोल्ट बकिया है, तो 4 वोल्ट ही यहाँ पे ड्रॉप होने हैं। तो उसको जब आप मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है, आप Vn कहें 12, R2 आप कहें 2, और R टोटल जो है ना 4 + 2 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 ये 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 जो है ना 4 बचता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 वोल्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट ही ड्रॉप होंगे। और ये यहाँ पे मैंने बताया कि वोल्टेज ड्रॉप जो Rn है, किसी भी रेजिस्टेंस के गिर्द, Rn का मतलब है कोई भी रेजिस्टेंस, तो किसी भी रेजिस्टेंस के गिर्द जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ये है कि सर्किट के अंदर जो भी करंट गुजर रही है, और सीरीज सर्किट या एक लूप के अंदर जो करंट होती है वो हर जगह पे सेम होती है। तो जो करंट इस सर्किट में से गुजर रही होगी उसको जब हम मल्टीप्लाई इस रेजिस्टेंस से करेंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। इस केस के अंदर जो है ना 2 एम्पेयर है इस सर्किट की एम्पेरेज, जो करंट जो गुजर रहा है इसमें से, तो 2 4 8 है, तो 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे, 2 2 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे, तो टोटल कितना बनेगा 8 + 4 12 वोल्ट। ठीक है जी। यहाँ पे वो जो मैं बात कर रहा था कि शायद आपको यहाँ पे बोरिंग लगे, मैं जस्ट इसको क्विकली गो थ्रू करूंगा कि Vx का जो फार्मूला है वो ये है कि जिस पॉइंट पे आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं उससे आगे जितनी रेजिस्टेंस है वो टोटल, यहाँ पे एक है तो इस वजह से R2, वो टोटल डिवाइडेड बाय सारे सर्किट की रेजिस्टेंस, पीछे वाले भी और आगे वाले भी, तो उनको जब हम करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा। और आगे जो रेजिस्टेंस है उनमें जो तब्दीली आएगी, उन टोटल अगर 2 रेजिस्टेंस है इन दोनों के टोटल में जो तब्दीली आएगी उसकी वजह से ये जो VR1 या Vx1 है, Vx है, ये चेंज होगा। यहाँ पे R1 गलत लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे मैंने उसको एक तरह से प्रूव किया है, मैं क्विकली इसको गो थ्रू करूंगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सोर्स वोल्टेज जो कि बैटरी का वोल्टेज है वो बराबर है कि वोल्टेज ड्रॉप जो इस रेजिस्टेंस पे होगा और प्लस जो इस रेजिस्टेंस पे होगा, तो ये हमें KVL से पता है। फिर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये R1 2 R रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, तो उसका हो गया I इंटू R1, और दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो I इंटू R2 होगा। इनको हमने कहा जी ये 2 इक्वेशन है, इनको याद रख लें। फिर हमने कहा जी Vin जो है वो बराबर होता है, Vin जो बराबर है वो किसके बराबर है, वोल्टेज, वो इसके बराबर है कि इसका वोल्टेज Vn या Vs कह लें, इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसका वोल्टेज ड्रॉप, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मैंने यहाँ पे शो किया है, और ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे, तो इस चीज को R1 VR1 को मैंने इसकी उसमें सेंस में लिख दिया है, और VR2 को इसकी सेंस में लिख दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली ये वाली चीज है। तो फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं I इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो Vn = I इंटू R1 + R2, और I अगर मैं इसमें से निकालना चाहता हूं तो फिर क्या होगा, I इधर रह गया, और Vn के नीचे जो R1 + R2 है ये Vn के नीचे आ जाएगा, तो Vn डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो ये है। अब जो इक्वेशन 1 है हमारी ये वाली, अगर उसके अंदर हम ये जो I की वैल्यू है ये रखें तो क्या आएगा, VR1 जो है ना वो बराबर हो जाएगा I की ये वैल्यू इंटू R1, तो Vn यहां से आया, ये वाली टर्म यहां से आई, और R1 यहां से आई, तो ये बेसिकली क्या है, ये I है। ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि VR1 = I इंटू R1, जो मैंने यहाँ से लिया है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और फिर यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि Vn को बाहर लगा लेता हूँ, इस R1 को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये क्या चीज आ गई, VR1 = Vn इंटू R1 ओवर R1 + R2, तो ये भी उसी का फार्मूला है, और इसी तरह से V2 भी। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे V = IR, ये ओम्स लॉ है, तो यहाँ पे साबित ये किया है कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है ये बेसिकली ओम्स लॉ से ही निकला है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिकल साइड पे चलेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा।